साथियों, आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई ऑल शिफ्ट सारे प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके, जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे रियल क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। विश्वास मानिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस रियल हैं। क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चंस का जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो थोड़ा बदल सकता है, लेकिन जो भी कराऊंगा सारे क्वेश्चंस रियल होंगे। चलिए 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा गया भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है 1927 में। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो सर दोराबजी टाटा ये प्रथम प्रेसिडेंट थे, और एजी न्योरन जो है प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो पीटी ऊषा वर्तमान समय में आईओए की मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। और एक खास बात और, पीटी ऊषा जो है आईओए की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें तो आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबेन में की गई थी। तो ये फैक्ट जो बता रहा हूँ, इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हो वो इन्हीं फैक्ट पर आधारित हो। ठीक है, तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ वीडियो देखिए तो कंप्लीट देखिए, सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कारण क्या है? इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक न्यायोचित मौलिक अधिकारों की एक लंबी व्यापक सूची है। ठीक है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार संविधान ने हमको प्रदान किया है। इसमें एक मौलिक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है, आज जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर है इसका वो है चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील ये इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। वहीं बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है और केरल में स्थित है। ठीक है, सांभर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और राजस्थान में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है रोम। 1960 में रोम में पहली बार पैरालंपिक्स गेम आयोजित किए गए। ठीक है, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत साल 1960 में हुई। तब से इस खेल के 11 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य सहित 28 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम पहले आधुनिक ओलंपिक खेल, पैरालंपिक के नहीं, ओलंपिक खेल की अगर बात करें तो 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है, तो पियरे डी कुबर्टिन।
एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वुड डिस्पैच कब आया। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था जो है, ठीक है। तो देखिए वुड डिस्पैच 1854 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल कब से था, 1848 से लेकर के 1854 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है। 1854 में चार्ल्स वुड कमीशन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की जांच की। इस आयोग के सुझावों के अनुसार गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। इसका जो राइट आंसर है वो है 1951 से लेकर के 1956 तक, 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी और पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका जो राइट आंसर है बहमनी सल्तनत कब से कब तक चला, 1347 से लेकर के 1518 तक की डेट ध्यान रखिएगा। दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, ठीक है। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। तो इसका क्वेश्चन का राइट का आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन बहमन शाह, मतलब बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। इस साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था वो था विजयनगर, ठीक है। 1518 में इसका विघटन हो गया जिसके फलस्वरूप गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर बिरार और अहमदनगर जैसे राज्यों का उदय हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कथक कौन से घराने से संबंधित है। तो देखिए कथक जो है लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाम है कथक के क्षेत्र में, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे। कथक के लखनऊ घराने का जनक ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर कथक के प्राचीन घराने की बात करें तो जयपुर घराना जो है ये कथक का प्राचीनतम घराना है। आइए थोड़ा सा अब नवाबों के हिसाब से बात कर लें कि कथक का जन्म किस शासक के शासनकाल में हुआ। अब लखनऊ घराना की अगर बात करें तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। जयपुर घराना की बात करें तो राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ। बनारस घराने की अगर बात करें तो जानकी प्रसाद ने इस घराने को प्रतिष्ठित किया। और रायगढ़ घराने की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के महाराजा चक्रधार सिंह इस घराने की प्रतिष्ठा किए थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी फैक्ट कराए जा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं गया था, लेकिन ये अनुमानित होता है, ये हम लोग का अनुमान होता है और अनुमान 100% एक्यूरेट भी होता है। क्या ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जो कराते हैं इससे क्वेश्चंस निश्चित तौर पे बनते हैं। हाँ, लेकिन एक फैक्ट और भी है, वो ये है कि आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से देखते नहीं हैं। आपको केवल क्वेश्चन और आंसर से मतलब है। आप चाहते हैं कि मैं एसएससी का सिस्टम हैक कर लूं और हैक करके सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको थमा दूं। यही आप चाहते हैं। भैया ये संभव नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अलारमेल वल्ली से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अलारमेल वल्ली से संबंधित प्रश्न था। देखिए, अलारमेल वल्ली एक अग्रणी भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफक हैं और भारतीय शास्त्रीय शैली भरतनाट्यम में पंडालूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक हैं। एक्चुअल में आंसर आपको यही देना था, पंडालनूर। ठीक है, पूछा आपसे यही गया था कि अलारमेल वल्ली ने भरतनाट्यम में किस शैली की प्रतिपादन किया है, तो पंडालूर शैली का प्रतिपादन उन्होंने किया है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, लिंगानुपात को मिलान करना था। तो केरल का लिंगानुपात कितना है, ये आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, केरल का लिंगानुपात 1084 है और गोवा का लिंगानुपात है 394। ठीक है, एक शायद कोई और पूछा गया था, नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी एंड्रॉयड सिस्टम BHAROS का विकास किसने किया। इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ठीक है, मतलब IIT मद्रास ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है। BHAROS एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन है, निम्न में से ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन है। देखिए, चलिए आपको मैं बता देता हूँ ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन है, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पूर्णा है, गिरना है, पंजारा है, वाधुर है, बोरी है, अनर नदी है। ठीक है, ये सब जो है ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। चलिए, अब यहाँ से 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम देखेंगे। लेकिन मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने में मेहनत थोड़ी लगता है भाई मेरे, कल बस एक उंगली से दबाना ही तो है। आपके सामने ही बटन तो है लाइक का, दबा दीजिए। ठीक है, और जल्दी से अपने दोस्तों यारों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 से 24, मतलब 23 और 24 है। ठीक है, लगे हाथ कुछ और अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 25 की, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। वहीं अनुच्छेद 26 की अगर बात करें तो यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 की अगर बात करें तो यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमती सरोजनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल। चलिए, कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ प्रथम के मामले में। देखिए, प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की। ठीक है, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं भारत की। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक कैसे बनता है। सामान्य तौर पर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों में लोहा, निकेल, कोबाल्ट और कुछ विरल मृदा धातु समाविष्ट हैं। ठीक है, वैसे शायद ऑप्शन में आपको इस्पात दिया हुआ था, तो इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात यह लोहे की एक मिश्र धातु है और इससे भी अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1988 में। ठीक है, और अगर आपसे अध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान समय में, तो अलका उपाध्याय वर्तमान समय में NHAI की क्या है,
अध्यक्ष हैं। 4 दिसंबर 2021 को आपकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। जिसका जो राइट आंसर है वो है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों, तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया। ठीक है, अब नाबार्ड के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो श्री साजी केबी ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। 7 दिसंबर 2022 को आपकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू एक वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 3। जी हाँ दोस्तों, असम में एक साल में बिहू 3 बार मनाया जाता है। कौन कौन से? बोहाग ये कब मनाया जाता है? बैसाख, मतलब हिंदी महीने के हिसाब से बैसाख और अंग्रेजी के हिसाब से अप्रैल के मध्य में। और माघ बिहू ये जनवरी के मध्य में मनाते हैं। और काटे बिहू ये कार्तिक, हिंदू महीने के हिसाब से कार्तिक में, और अंग्रेजी के हिसाब से अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के बिहू हैं, बोहाग, माघ और काटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। वहीं अगर सबसे छोटे महासागर की बात करें तो आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन वेद से था कि तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन किस वेद में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेदों में से एक है अथर्ववेद। इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद को ऋग्वेद के बाद की वेदांत अवस्था माना जाता है। इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपयोग, उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और प्रभावशाली मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए। ये पकी पकाई चीज़ें हैं, कोई जो है रटी रटाई चीज़ें नहीं। ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं? पकी पकाई चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको वही देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए पढ़िए वही जो एग्जाम में आता है। फालतू एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है। दीपिका पल्लिकल का संबंध स्क्वैश से है। जी हाँ दोस्तों, अंडर 19 की कैटेगरी में उन्हें नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनी विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय विधानमंडल को द्विसदनी बना देता है। ठीक है, देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के वर्गीकरण का प्रावधान किया गया। अधिनियम ने आयकर को केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत के रूप में रखा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये आया कब था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मांटेग भारत सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सल्तनत काल में दीवाने बंदगान का संबंध किससे है। देखिए, दीवाने बंदगान राज दरबार से संबंधित पद था तथा इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। भारत के इतिहास में सल्तनत काल में इसे दास विभाग कहा जाता था। तो दास विभाग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन है। जिसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन साक्षरता दर से था, उसमें आपको साक्षरता दर कुछ राज्यों का दिया हुआ था, उसे आपको अरेंज करना था। तो राज्य कौन कौन से थे? केरल, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। देखिए, केरल का होता है 94%, हरियाणा का 75.5% और आंध्र प्रदेश का 65.40%।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक, मतलब अगला जो प्रश्न था वो कथक शास्त्रीय नृत्य के आधार पर पूछा गया था। ठीक है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। पंडित बिरजू महाराज हैं, दमयंती जोशी हैं, सितारा देवी हैं, पंडित लच्छू महाराज हैं, पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरजू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत और पंडित बरमानालक, ये सब जो है कथक शास्त्रीय नृत्य के क्या हैं, प्रसिद्ध नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट से है, लेकिन जो मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन अगर आपसे आधिकारिक जनगणना की बात करता है तो 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन 1881 में जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में चीन को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। जिसका जो राइट आंसर है वो है 18 और टोटल 61 पदक चीन को प्राप्त हुआ। भारत की अगर बात करें तो भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद किन दो नदियों के बीच स्थित था। जिसका जो राइट आंसर है वो है गंगा और सोन नदियाँ। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में आया उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर को 1967 में किस कंसर्ट के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो वेस्ट मीट्स ईस्ट इस कंसर्ट के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। रिपीटेड क्वेश्चन है, गियासुद्दीन बलबन ने, इसका राइट आंसर है गियासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ओडिसी। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना है। जिसका राइट आंसर है पैट कर्मिश। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जिसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 247 का संबंध किससे है। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 247। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की मांग रखी है। जिसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को यात्रा में कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। जिसका राइट आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से था और एक क्वेश्चन था राजस्व प्राप्तियों से। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, इसलिए इसका डिटेल, इसका आंसर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे चंपारण सत्याग्रह और राजस्व प्राप्तियों के संबंध में क्वेश्चन ये पहले भी आए थे, तो पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, उसको जाके वॉच कर लीजिए। वहाँ से चंपारण के बारे में, राजस्व प्राप्तियों के बारे में आपको टोटल सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।